MCQ नंबर 121 इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन फर्स्ट एक्टिवेटेड। जो इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन होती है उसके फर्स्ट कौन एक्टिवेट कर रहा होता है? फैक्टर 12। और फैक्टर 12 का दूसरा नाम क्या होता है? फैक्टर 12 का दूसरा नाम क्या है? हेजमैन फैक्टर। हेगमैन फैक्टर। ठीक है, तो आपने इसके जो सारे फैक्टर्स के नेम दिए हुए हैं ना, आई थिंक किसी एक्सप्लेनेशन में यहाँ भी दिए हुए हैं या इसके पल्स पॉइंट में दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो भी आपने अच्छे से कर मैम लेंगे। ये सारे फैक्टर्स के करना जरूरी है? जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जैसे स्टुअर्ट है, क्रिस्मस है, एंटी हीमोफिलिक, उनके मेन कर लें, नंबर्स और लेकिन आई थिंक आपको जैसे सीपीएससी में कुछ इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, जैसे कोआगुलेशन फैक्टर है, सारा जो पाथवे है, ये सारा इंपॉर्टेंट है ना। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना, उसका कहीं से भी वो एमसीक्यूज उठा सकते हैं। तो बेटर है आप एक दफ़ा ना सारे इसके एक दफ़ा मतलब गो थ्रू हूँ, आपको नेम इसके पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्रोथ्रोमिन टाइम। प्रोथ्रोमिन टाइम जब भी आपकी लिवर डिजीजेज होती हैं तो ये एमसीक्यूज हर एग्जाम में लाजमी आता है कि प्रोथ्रोमिन टाइम जो पीटी है ये हम किस में यूज़ करते हैं? जॉन्डस के अंदर हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, जॉन्डस में आ जाएगा। और अगर ऑप्शन में लिवर डिजीज़ है तो आपने लिवर डिजीज़ को बी ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है, ये एमसीक्यूज 2025 के हर एग्जाम में इसी तरह आता है कि या जॉन्डस का ऑप्शन होता है, अदरवाइज लिवर डिजीज़ का ऑप्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है ड्यूरिंग इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस फ्री हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करती है? हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। ठीक है, ये भी इसका सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। 124 10 years old girl presented with swollen joints after history of trauma, clotting profile show prolongation of BT and APTT. She has most likely deficiency. अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि वॉन विली ब्रेंड डिजीज में बेसिकली फैक्टर 8 मेजर की डेफिशिएंसी होती है और उसमें ब्लीडिंग टाइम और एपीटीटी दोनों रेज्ड होते हैं। और जो आईटीपी होता है, सॉरी हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया के अंदर सिर्फ एपीटीटी रेज्ड होता है और उसमें फैक्टर 8 माइनर की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपने इंपॉर्टेंट माइंड में रखने हैं। शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वो कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो उसे मेंटेन करती है? स्पेक्ट्रिन। और कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसमें ये स्पेक्ट्रिन प्रोटीन का डिफेक्ट आ जाता है और वो हमारे पास एक डिसऑर्डर होती है? हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन सिकल सेल एनीमिया रेड ब्लड सेल्स आर स्फेरिकल शेप, इट इज़ ड्यू टू। अब सिकल सेल में बेसिकली क्या हो जाता है कि सेल की वहाँ भी इसकी शेप के अंदर ही होता है ना कि सिकलिंग हो जाती है, सिकल शेप सेल हो जाता है। ठीक है, तो सेल का बेसिकली किसके अंदर डिफेक्ट आ रहा है? साइटोस्केल्टन के अंदर सेल का डिफेक्ट आ जाता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर। ठीक है, 127 कहते हैं थैलेसीमिया मेजर के अंदर क्या 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 चीज़ होती है? उसमें आयरन इंक्रीज ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन एक्सप्लेनेशन में उन्होंने बताया हुआ है इन केस ऑफ थैलेसीमिया मेजर देयर इज इंक्रीज आयरन फेरेटिन और टीआईबीसी डिक्रीज होता है और ट्रांसफेरेंट भी डिक्रीज होता है। चाइल्ड इज प्रिक्ड बाय लार्ज बोर नीडल कॉज ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग की मेन कॉज हमारे पास क्या होती है? हीमोफीलिया होती है। ठीक है, ये हमारे पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में हीमोफीलिया आ जाएगा इसमें। A soldier presented with 3-month history of fever, easy fatigue, ability on examination, hepatosplenomegaly and lymphadenopathy present. Lab reveal anemia, history of बाइट बाय फ्लाई। अब ये बाइट बाय फ्लाई है कौन सी ऐसी, ये मेरे एग्जाम में भी एमसीक्यूज आया था। ठीक है, तो ये बाइट बाय फ्लाई की वजह से उसे फीवर हो गया है, उसका लिवर और स्प्लीन इनलार्ज हो गया और उसकी लिम्फ भी इनलार्ज हो गई है। तो ये कौन सी होती है? लिशमानियाज होती हैं। ठीक है, लिशमानियासिस इसे डेवलप हो चुका है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज। और इसका दूसरा मैम ये नाम भी एक मिनट मुझे बता ले, इसका दूसरा नाम आता है काला आजार। ये काला आजार के नेम से भी आती है और लिशमानियासिस के नेम से भी। ठीक है, बताएं डॉक्टर सहर आप क्या कह रही हैं? मैम मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कोएगुलोपैथी ऑफ लिवर डिजीज का आपने जिक्र किया है तो उसमें हम्म तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों फैक्टर्स पाथवे के एब्सेंट है ना, क्योंकि मेजॉरिटी हम्म ऑफ देम आर फॉर्म इन द लिवर। लेकिन हम पीटी के जरिए क्यों उसको जो है वो उसको डायग्नोज करते हैं या देखते हैं? हम एपीटीटी के जरिए या बीटी वगैरह के जरिए क्यों नहीं उसको देखते? किस डिजीज की बात कर रही हैं आप? मैम आपने लिवर डिजीज में कहा था कि हाँ हाँ, डेफिशिएंसी
होगी तो वो हम उसमें उसको पीटी को देखेंगे ना, तो हम्म हम बाकी क्यों नहीं इन चीज़ों के ज़रिए देखते, जैसे कि हम एपीटीटी के ज़रिए इसको क्यों नहीं मॉनिटर करते? हम्म। अच्छा, अब जैसे जो जॉन्डिस होता है और जो बेसिकली लिवर डिजीजेज है ना, इन सब के अंदर हमारे पास जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है ना, वो रेज्ड हो जाता है। बाकी जो आप बता रही ना एबीडीटी, वो हमारे पास बाकी जैसे सिम्टम्स आएंगे ना, जैसे कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, मतलब वो स्नैरियो टू स्नैरियो वेरी करता है। जैसे हमने बात की, अगर कोई एक्सेसिव ब्लीडिंग की हिस्ट्री के साथ है, सर्कमसिजन के साथ है, इस तरह की कोई सारी हिस्ट्री आएगी, तो तब उसे हमसे हीमोफीलिया की तरफ उसे हमारा माइंड होगा कि शायद इस बच्चे के अंदर हम हीमोफीलिया डायग्नोज कर रहे हैं, तो हम उसमें एपीडीटी वाला टेस्ट करवा लेंगे, ठीक है। तो उसकी हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो सारी लिवर डिजीजेज होती हैं, तो उसमें बेसिकली प्रोथ्रोम्बिन टाइम के अंदर बेसिकली सारा मसला आ रहा होता है। तो वो जॉन्डिस के अंदर भी हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम करवाते हैं, और उसमें सारा लिवर डिजीजेज में बेसिकली पीटी रेज्ड होता है उसमें, ठीक है। तो वो सिचुएशन टू वेरी कर रहा होता है। मैम विटामिन के डिपेंडेंट जो हार्मोन होता है, जैसे वो हार्मोन कह रही हूँ, विटामिन के डिपेंडेंट जो फैक्टर होता है, जैसे फैक्टर 7 है, हम्म। तो वो विटामिन के डिपेंडेंट है। लिवर डिजीजेस के अंदर क्या होता है कि जो विटामिन के है वो ही नहीं बनता, मतलब हाँ, एपोक्साइड एग्जैक्टली रिडक्टेस जो। ऐसे ही है। जी मैम, तो इसलिए फिर जो एक्सट्रिंसिक पाथवे वो 7 के साथ होता है, और इसलिए फिर पीटी जो होता है ना, उसको हम इसमें देखते हैं। हाँ एग्जैक्टली, आप ठीक बता रही हैं, बिल्कुल आपकी ठीक है। बात सही है डॉक्टर साहबा, लेकिन विटामिन के डिपेंडेंट जो है शायद पीटी के जरिए इसलिए मॉनिटर करते होंगे कि 7 सबसे शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होती है उसकी, लेकिन कुछ इंट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर्स भी हैं जो विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं, वो और कॉमन स्पेसिफिकली पाथवे के अंदर आ जाएगा ना, जब वो कॉमन पाथवे आता है तो तब आ जाएंगे, वो कॉमन पाथवे के अंदर आ जाएंगे कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। लेकिन प्रोथ्रोम्बिन टाइम में जो सारी बात कर रहे हैं ना हम, कि एक्सट्रिंसिक जो पाथवे हम उसको चेक करते हैं पीटी के जरिए, ठीक है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। नेक्स्ट MCQs है 130। ए प्रेग्नेंट लेडी कम्स टू यू फॉर एंटीनेटल चेकअप हैविंग रिस्क ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी, बेबी हैविंग लो सीरम फेरेटिन। तो लो सीरम फेरेटिन किसके अंदर होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जब भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें मोस्ट कॉमनली क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, ठीक है। रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर हम बहुत ज़्यादा रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो उसमें किस चीज़ का रिस्क हो जाएगा? हीमोसिड्रोसिस, यानी कि उसमें आयरन ओवरलोड हो जाएगी। विटामिन की अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर को अफेक्ट करता है? 2, 7, 9, 10, और इसके साथ प्रोटीन सी और एस भी आ जाती है आपकी। 133, a young female taking analgesic for backache presented with gum bleeding epistaxis. She has fever 101, mild jaundice, hepatosplenomegaly, HB9 है, TLC 7000 है, neutropenia and thrombocytopenia। अब उसने सबके स्टार्ट में ऑटोमेटिकली खुद ही बता दिया कि एक जो फीमेल थी वो एनाल्जेसिक ले रही थी, यानी कि कोई एनसिड्स ले रही थी। तो अब जो उसकी HB9 पे आ चुकी है ये, तो इसकी कॉज क्या है? ड्रग इंड्यूस्ड एनीमिया, कि कोई ऐसी ड्रग है उसके साइड इफेक्ट के अंदर जो हमारे पास क्या आ रहा है? अनीमिया आ रहा है। ड्रग इंड्यूस्ड अनीमिया इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो आपने स्नैरियो के अंदर जैसे अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक वाला भी जो आपके पास सारा स्नैरियो आएगा उसके अंदर सारी जो कोज होती है ना वो खुद ही बता देगा कि जो पेशेंट है वो अल्कोहल इंटेक कर रहा है। तो आपने अल्कोहल वाला कोई इस तरह से रिलेटेड ऑप्शन आपने चूज कर लेना है। इसमें भी वो स्टार्ट में बता रहे हैं कि जो पेशेंट है वो ड्रग ले रहा था, तो वो खुद ही बता देते हैं कि ये ड्रग इंड्यूस है, ठीक है। 134, फिशरमैन प्रेजेंट विद गम ब्लीडिंग एंड पर्पुरा, लाइकली उसकी कॉज क्या होती है? अगर फिशरमैन अनीमिया के साथ एक्मोसिस आए, पर्पुरा आए, तो ये कौन सी होती है? विटामिन सी डेफिशिएंसी होती है। लेकिन अगर फिशरमैन प्रेजेंट करे अनीमिया के साथ और वो मैक्रोसीटी को B12 की डेफिशिएंसी हो, तो उसका ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? डाइफेलोबोथ्रम लैटम, ठीक है। 135, फीमेल हैंड कट विद नाइफ डज नॉट हील प्रॉपरली सिंस लास्ट 2 वीक्स, वूंड इज क्लीन बट प्रेजेंटेड विद फीवर। HB उसकी 10 पे, बहुत ज़्यादा कम HB है ना। RBS उसकी 130 है, नॉर्मल रेंज में है। व्हाट इज़ द प्रोबेबल कॉज? अब उसकी एक्सप्लेनेशन में वो लिख रहा है कि वेरी लो हीमोग्लोबिन एंड वूंड क्लीन, सो अनीमिया बेटर देन इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसकी बेसिकली उसकी कॉज क्या हो रही है? अनीमिया है बेसिकली। एचबी जो उसकी कम है, तो यही उसकी कॉज है कि अनीमिया है पेशेंट को। वन 136 कहते हैं कि रिगार्डिंग प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स में क्या होते हैं? प्लेटलेट्स का काउंट इंक्रीज हो जाता है आफ्टर स्प्लीनेक्टमी।
ठीक है, स्प्लीनेक्टमी के बाद प्लेटलेट्स का काउंट इंक्रीज हो जाता है। 137 मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया। इनहेरिटेड जो होती है वो डिजीज कौन सी होती है? फैक्टर वी की म्यूटेशन होती है, ठीक है, इनहेरिटेड डिफेक्ट में। और इसमें कॉन्जेनिटल कौन सा आ जाएगा? एक इनहेरिटेड होती है और एक कॉन्जेनिटल होती है, या जेनेटिक डिफेक्ट की अगर हम बात करें, एग्जैक्टली वॉन विली ब्रांड डिजीज आपके पास आ जाएगी। इसमें जेनेटिक, आई थिंक वॉन विली ब्रांड जेनेटिक में आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और इसमें और इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया में कौन सी आ जाएगी? फैक्टर वी की म्यूटेशन आ जाएगी। और एक्वायर्ड में आपके पास एप्ला आ जाएगी, एंटी थ्रोमिन डेफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा 136 की बात कर रहे हैं। अच्छा जी 136 मैं में वो बात कर रहे हैं कि देखिए अगर स्प्लीन है, अगर स्प्लीन जैसे इनलार्ज हो जाती है कुछ कंडीशन में, तो प्लेटलेट्स, जैसे प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो जाता है ना हमारे पास। तो जैसे अगर हम स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं तो स्प्लीनेक्टमी के बाद जैसे प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज होना कम हो जाएगा ना, उसकी डिस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो स्प्लीनेक्टमी जब हम कुछ कंडीशन के अंदर कर देते हैं, जैसे आईटीपी है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्पुरा, ठीक है, तो या और भी काफ़ी कंडीशन है जिसमें हम स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाता है आपका प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट सारी रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन वगैरह स्प्लीन में हो रही है ना, तो अगर हम स्प्लीन ही पेशेंट की रिमूव कर देंगे तो उसके कोई भी जो ब्लड सेल्स है उसकी ब्रेकडाउन होगी नहीं होगी ना। तो जब स्प्लीन हम रिमूव कर देंगे ऐसी कंडीशंस के अंदर, तो जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स हो गए, उनका काउंट इंक्रीज हो जाएगा, वो फर्दर डिस्ट्रक्शन उसकी स्प्लीन में नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमने स्प्लीन तो रिमूव कर दी है। तो प्लेटलेट्स काउंट स्प्लीनेक्टमी के बाद इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। 138 a patient has tingling sensation in his peripheral body and lab investigation revealed raised MCV. What is the most probable pathology? ठीक है, तो MCV की हमने बात की है, 80 to 100 तक नॉर्मल होता है, 80 से बिलो ये माइक्रोसिटिक में आ जाएंगे, 100 से अबव ये मैक्रोसिटिक में आ जाएगा। तो मैक्रोसिटिक अनीमिया टिंगलिंग सेंसेशन है, इसका मतलब है कि न्यूरोनल सारा सिस्टम भी इन्वॉल्व है। तो वो किसके अंदर होता है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के अंदर होता है। नो एग्लूटिनिन इज प्रेजेंट इन द ब्लड ग्रुप। एग्लूटिनिन का क्या मतलब होता है? एंटीजन की बात की जा रही है, एंटीबॉडी की बात की जा रही है? एंटीबॉडी। एग्जैक्टली, ठीक है। तो एग्लूटिनिन वो कहना चाह रहा है कि कोई भी एंटीबॉडी, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होती, AB पॉजिटिव के ऊपर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अच्छा मुझे इसकी एक और एग्जांपल बताएं कि O ब्लड ग्रुप के ऊपर क्या होगा? एग्लूटिनिन होगी नहीं होगी, या कौन सी होगी, या दोनों होंगी? O मैम ब्लड दोनों ग्रुप, होंगे। एग्जैक्टली, O के ऊपर दोनों होंगी, ठीक है। और A ब्लड ग्रुप है, उसके ऊपर कौन सी एग्लूटिनिन प्रेजेंट होगी? मैम एंटी बी होगी एग्जैक्टली, ए के ठीक है। ऊपर, और B के ऊपर कौन सी होगी? B ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सी होगी? एंटी ए। ठीक है, चलें, ये वाला कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर हो गया है, ठीक है। इसमें काफ़ी MCQs आ जाते हैं। तो हमने ओ क्या ब्लड बात ग्रुप की पे आप कि क्या कह रही थी? ओ ब्लड O ब्लड ग्रुप के ऊपर दोनों एंटीबॉडी एग्लूटिनिन होंगी, एंटी A और एंटी B। यानी कि O वाले को आप A ब्लड ग्रुप भी नहीं दे सकते, B भी नहीं दे सकते, उसे सिर्फ आप O ब्लड ग्रुप ही दे सकते हैं, क्योंकि जी जी O, मैम आगे से ठीक है, वो आवाज कट गई थी। कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। 30 years old फीमेल पेशेंट विद MCV लेस देन 70, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? माइक्रोसिटिक के अंदर आ जाएगा ना। माइक्रोसिटिक की एग्जांपल्स बताएं जल्दी से, सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज एंड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। ए पेशेंट प्रेजेंट विद स्प्लीनेक्टमी अप टू T10, स्प्लीनोमेगाली उसकी T10 तक है, इंक्रीज वाइट ब्लड सेल काउंट विद मैच्योर्ड सेल्स। तो मैच्योर सेल्स के साथ जब भी स्प्लीनोमेगाली आती है ओल्ड एज के अंदर, साथ TLC रेज्ड आता है, तो ये इसमें कौन से होते हैं? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होती हैं, और ये CML के अंदर होते हैं। इसकी ट्रांसलोकेशन 922 होती है। आयरन किस फॉर्म के अंदर स्टोर होता है? फेरेटिन के अंदर वो स्टोर होता है। और अगर आयरन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होती है, जिसमें हमने बात की है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर, तो वो हीमोसिड्रोसिस या हीमोसिड्रिन के साथ की फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन आयरन का ट्रांसपोर्टर कौन सा होता है? ट्रांसफेरिन होता है, ठीक है। A patient having polycythemia with facial congestion and splenomegaly likely raised in this patient, तो इस पेशेंट polycythemia का क्या मतलब है? रेड ब्लड सेल का मैस ज़्यादा है, इस पेशेंट की HB बहुत ज़्यादा है।
व्हाट इज़ द करैक्टरिस्टिक फीचर डिजीज G6PD के अंदर किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है? सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है, इसमें सेल्फ लिमिटिंग हीमोलिसिस होती है। अब मुझे बताएं कि G6PD के अंदर कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर है ये? ऑटोसोमल डोमिनेंट, रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। G6PD नहीं, ऑटोसोमल तो बिल्कुल नहीं है, ये एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड कौन सी है? और डोमिनेंट है या रिसेसिव है? एग्जैक्टली, डॉक्टर आयशा ने ठीक रिसेसिव। आंसर दिया। ठीक है, रिसेसिव की हमने क्या बात की है? आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि जो रिसेसिव होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है, उसमें सिर्फ जो मेल होता है ना उसके अंदर वो डिजीज़ होती है, और जो फीमेल होता है वो कैरियर होती है। इनके जैसे हम कहते हैं कि एक ग्रैंड फादर के अंदर वो डिजीज़ थी, उससे फिर बेटी के अंदर आई है, बेटी ने आगे अपने सन को ट्रांसमिट किया वो डिजीज़, तो इसे कहते हैं एक्स लिंक रिसेसिव, जिसमें जेड बन रहा होता है। ठीक है, तो इसमें जो सारे मेल्स होते हैं, इसका सिनेरियो भी ऐसे आता है कि एक मेल एक बच्चा था, इसी तरह के साथ उसके सारे फीचर थे। जो G6PD होता है ना, उसका सारा आपको डायग्नोस्टिक पॉइंट में पहले आपने देखना है कि मेल बेबी होगा, कि जो पेशेंट है आपका वो सिर्फ मेल होगा। ठीक है, G6PD के अंदर हीमोफीलिया भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ही आ जाती है। ठीक है, चाइल्ड विद मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन इन लार्ज स्प्लीन हेमाटोक्रिट 12 पे है, तो ये कौन सी है? थैलेसीमिया मेजर आ जाएगी। 20 years old young girl present with progressive pallor, easy fatigability and lethargy. Her peripheral blood film show absolute lymphocyte with more than 85% lymphocyte, the more likely diagnosis. तो एब्सोल्यूट इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट बेसिकली क्या है? एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस। तो एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस किसके अंदर आती है? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर होती हैं। क्राइटेरिटिक्स डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फोलेट डेफिशिएंसी के लिए हम क्या करवाते हैं? रेड ब्लड सेल का फोलेट लेवल चेक कर लेते हैं। हाइपर सेलुलर बोन मैरो इज सीन इन, ये किसके अंदर आता है? माइलो डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम के अंदर आता है। ठीक है, अच्छा, इसका निमोनिक ना डॉक्टर हमजा ने बहुत अच्छा शेयर किया हुआ है, किसी ग्रुप के अंदर ही है। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको स्पेशलिटी क्लास के अंदर भी ये ग्रुप शेयर कर निमोनिक में आपको शेयर कर दूंगी इसका। ठीक है, मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है इसकी। थैंक यू वेरी मच मैम। और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने डबल ए के अंदर भी डबल ए के किसी पल्स पॉइंट के अंदर बहुत अच्छे दिए हुए, आई थिंक बायोकेम वाले पोर्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, बोन मैरो टैप ऑफ पेशेंट विद आईटीपी के अंदर क्या होता है? मेगा कैरियोसाइट्स, यानी कि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो बहुत उनका साइज लार्ज हो जाता है, तो इंक्रीज मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं बोन मैरो के अंदर आईटीपी का, जब आप बोन मैरो करवाते हैं आईटीपी वाले पेशेंट्स में। 11-year-old child was presented with worsening pallor, hepatosplenomegaly, एसबी उसकी 5 पे है, तो मोस्ट लाइकली उसमें क्या है? 11 साल का बच्चा है, लीवर भी उसका इनलार्ज है, स्प्लीन भी इनलार्ज, और एच भी उसकी 5 पे और वो बच्चा बहुत पेल है, तो ये थैलेसीमिया मेजर का स्टेरियो है। ठीक है, इसमें हम फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसे बच्चे को करते रहते हैं क्योंकि उसकी एच भी बहुत कम होती है। विच फैक्टर एक्टिवेट्स एक्सटर्नल? एक्सटर्नल में कौन सा होता है? फैक्टर 7 होता है, और इंट्रिंसिक में कौन सा होता है? फैक्टर 12 या हेगमैन फैक्टर आ जाता है। और इसकी एक्सप्लेनेशन एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। दिस इज एक्सट्रिंसिक पाथवे इन्वॉल्व फैक्टर 7. This the intrinsic pathway is activated by trauma inside the vascular system and is activated by platelets, exposed endothelium, chemicals and collagen. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट टू डिफ्रेंशिएट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फ्रॉम बीटा थैलेसीमिया, तो इसमें उन्होंने आंसर दिया हुआ है HbA2। अब मुझे बताएं कि HbA2 आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कैसा होगा और थैलेसीमिया में क्या होगा इसकी वैल्यू? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इसका लेवल ज़्यादा होगा या कम होगा? और थैलेसीमिया में इसका लेवल क्या होगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इसका लेवल कम होता है, और थैलेसीमिया वाले जो पेशेंट्स होते हैं, जब अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है, ठीक है, या थैलेसीमिया जो ट्रेट होती है उसमें बेसिकली क्या होता है? HbA2 का लेवल ज़्यादा होता है, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर HbA2 का लेवल कम होता है। ठीक है,
थैलेसीमिया के अंदर ज़्यादा होगा HbA2 का लेवल और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर कम होता है। इस तरह हम उसके लेवल से चेक कर लेते हैं कि पेशेंट को थैलेसीमिया ट्रेट है या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट MCQ चलते हैं रिगार्डिंग हेरिडिटी स्पिरोसाइटोसिस। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन के अंदर डिफेक्ट आ जाता है स्पेक्ट्रिन प्रोटीन के अंदर। थैलेसीमिया पाकिस्तान के अंदर 5% पॉपुलेशन के अंदर है। इन इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस अकर किसके अंदर होती है, बीटा थैलेसीमिया के अंदर इन इफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होती है। ठीक है, तो बीटा थैलेसीमिया के अंदर हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही कर रहे होते हैं ऐसे पेशेंट्स में। क्रिसमस डिजीज इस बेसिकली कब होती है, हीमोफीलिया बी को कहते हैं। इंक्रीज इसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है ब्लीडिंग। तो क्या चीज़ इसमें रेज्ड होती है, APTT। हीमोफीलिया के अंदर रेज्ड होता है APTT। ITP के अंदर रेज्ड होता है ब्लीडिंग टाइम। वॉन विलिब्रेंड डिजीज के अंदर रेज्ड होता है ब्लीडिंग टाइम विद APTT। और DIC के अंदर हर चीज़ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अच्छा हीमोफीलिया A और B ये दोनों हम कहते हैं कि ये एक्स लिंक्ड है। ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि जो हीमोफीलिया C है वो कौन सी टाइप है, उसकी कौन सी जेनेटिक ये सारी है। ऑटोसोमल रिसेसिव है वेरी मैम। गुड, वेरी गुड। ऑटोसोमल ठीक है, रिसेसिव। ठीक है, ये वाला तीनों पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। लीस्ट सेल इन ब्लड स्मीयर सबसे कम कौन से होते हैं, बेसोफिल। रीड स्टीमबर्ग सेल से किसके अंदर होते हैं, हॉजकिन लिम्फोमा। और बेसिकली उसकी जो नोड्यूलर टाइप होती है। अच्छा इसमें ना सारा इसका चेन्स का डिफेक्ट आ रहा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर थैलेसीमिया ट्रेट के अंदर HbA2 का लेवल रेज हो जाता है। ठीक है, ये अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स के अंदर जाएंगे ना तो इसमें ये है कि जैसे इनहेरिटेड डिसऑर्डर है ना, कि ये फैमिलीज़ के अंदर भी रन करते हैं। जैसे अगर कज़न मैरिज हो जाती है तो उसके अंदर थैलेसीमिया बहुत कॉमन होता है। ठीक है, तो उसमें ऐसे होता है कि मतलब बर्थ के ऊपर कुछ और होती है उसकी HB का लेवल। और एडल्ट लाइफ के अंदर आके जो थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर HbA2 का लेवल रेज्ड होता है थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स में। ठीक है, ये इसके अंदर ना डिफेक्ट्स आ रहा होता है, जो इसमें हीमोग्लोबिन की चेन्स बन रही होती है ना, उसी के अंदर ये डिफेक्ट आ रहा होता है। ठीक है, तो थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर ये एबनॉर्मेलिटी होती है कि उसमें HbA2 का लेवल रेज्ड होता है। ठीक है, इसकी मैंने आपको बेसिक बता दी। इसकी अगर बहुत डिटेल्स में जाएंगी ना, तो अगर आपको बहुत डिटेल्स में चाहिए तब भी मैं आपको इसकी एक पिक्चर शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है, आपने मुझे मैसेज कर देना है। वो ना इसकी बहुत ज़्यादा समझ नहीं आई आपको। अच्छा आपने ना इस MCQs का मुझे मैसेज कर देना है। मैं आपको इसमें ना सारी जो इसकी पिक्चर्स है ना, कि कैसे कैसे सारी जो हीमोग्लोबिन की चेन्स बन रही होती है, HbA2 क्यों इंक्रीज हो रहा होता है और बाकी कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड कर दूंगी। ठीक है, डॉक्टर आयशा आपने इस MCQs का मुझे मैसेज कर देना है। ठीक है, अच्छा किस MCQs पे थे अब हम, 159। अच्छा 158 की इसने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। ठीक है, कि लिम्फोसाइट जो रिच होते हैं उसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड होते हैं उसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है, और लिम्फोसाइट जो प्रीडोमिनेंस होती है उसमें पॉपकॉर्न सेल्स होते हैं, और जो नोड्यूलर होती है उसमें लैक्यूनर सेल्स आते हैं, और मिक्स्ड सेलुलैरिटी के अंदर अबंडेंट इओसिनोफिल्स होते हैं। ठीक है, क्राइटेरिटिक्स ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा, इसके अंदर क्या होता है, ये कॉन्टेगियस स्प्रेड होता है इसका। वॉन विलीब्रेंड डिजीज एंड ब्लीडिंग टाइम, वॉन विलीब्रेंड डिजीज के अंदर ब्लीडिंग टाइम और APTT रीअरेंज होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली डिफेक्ट किसका आता है, प्लेटलेट एडहेजन का लेवल का डिफेक्ट आता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ B12 डेफिशिएंसी एडल्ट्स के अंदर क्या होती है, पर्निशियस एनीमिया होती है। ठीक है, पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर फॉर बर्न पेशेंट, बर्न पेशेंट के अंदर सबसे ज़्यादा पुअर प्रोग्नोसिस का क्या होता है, अगर उसे बर्न पेशेंट के अंदर DIC डेवलप हो जाए। RH negative mother delivered a baby at 34 weeks with anemia pallor, baby died 6 hours after transfusion। ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर क्या आता है कि बेसल गैंग्लिया के अंदर उसकी सारी स्टेनिंग हो जाएगी। ठीक है, रिगार्डिंग न्यूट्रोफिल, करेक्ट स्टेटमेंट न्यूट्रोफिल की क्या है, मोर फैगोसिटिक इन द ब्लड स्ट्रीम, के ब्लड स्ट्रीम के अंदर न्यूट्रोफिल्स की फैगोसिटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होते हैं। इसी करेक्ट स्टेटमेंट यही है। वॉरफेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। ठीक है,
तो वार्फेरिन क्या कर रही होती है, कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट कर रही होती है विटामिन के को, एपोक्साइड रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 1 को, ठीक है, which is an essential enzyme for activating the vitamin K available in the body. Through this mechanism, warfarin can deplete functional vitamin K reserve and therefore reduce the synthesis of active clotting factors. ठीक है, 166 immediate reversal of warfarin की toxicity. तो इमीडिएट, ये MCQs ऐसे आता है कि इमीडिएट आपने कौन सा देना है, FFPs देने हैं, और अगर लेट है तो आपने उसकी क्या देना है, विटामिन K दे देना है. अच्छा, 164 के हम बाकी ऑप्शंस रीड कर लेते हैं. ऑप्शन अल्फा है कि माइग्रेट इनटू एंड आउट ऑफ द ब्लड, कि वो ब्लड के अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं, ठीक है. ऑप्शन बीटा है मोर फैगोसिटिक इन द ब्लड स्ट्रीम, के ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये इसका न्यूट्रोफिल का, अच्छा आप खुद बताएं कि इसका न्यूट्रोफिल का बेसिक फंक्शन क्या होता है. इसका फर्स्ट एड के अंदर ना, अगर आपने फर्स्ट एड कर लिया ना, उसके अंदर सारे सेल्स का बेसिक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है. तो वहाँ ये लाइन दी हुई है कि इसका फैगोसिटिक वाला फंक्शन भी होता है न्यूट्रोफिल्स का, ठीक है. अब चार्ली ऑप्शन में उन्होंने दिया हुआ है कि डिक्रीज इन इन्फेक्टिव कंडीशन, इन्फेक्शन के अंदर तो बल्कि ये सेल्स का काउंट रेज्ड हो जाता है ना. सर्टेन इन्फेक्शंस के अंदर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है तो उसमें न्यूट्रोफिल का काउंट रेज्ड हो जाएगा, वायरल है तो उसमें लिम्फोसाइट इंक्रीज हो जाएगा, पैरासिटिक है तो उसमें इओसिनोफिल्स काउंट का रेज्ड हो जाएगा. तो इन्फेक्शन के अंदर तो ये सेल्स का लेवल रेज्ड होता है, तो चार्ली ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. डिक्रीज व्हेन स्टीरॉइड्स, कोर्टिकोस्टीरॉइड्स आर गिवन, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. तो ये फर्स्ट एड की बेसिकली आपकी लाइंस है, वहाँ सेल का ना छोटा छोटा सबका फंक्शन दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे फंक्शंस. तो न्यूट्रोफिल का करेक्ट फंक्शन क्या है कि इसकी मोर फैगोसिटिक एक्टिविटी होती है इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है. ऑप्शन बी इज करेक्ट, और ये फर्स्ट एड की लाइन है. फर्स्ट एड के अंदर स्टार्टिंग पे जो है ना सारे ब्लड सेल्स का फंक्शन दिया हुआ है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं 2-3 लाइंस के. 168 का मैं आपको बता रही थी कि जो इमीडिएट होता है वार्फेरिन का रिवर्सल, आपने क्या देना होता है, FFP, और लेट में आपने क्या देना होता है, विटामिन K. ए वेरी यंग एज पेशेंट प्रेजेंट विद फीवर, हिज वाइट ब्लड सेल्स वर इंक्रीज्ड 50 फोल्ड इंक्रीज हो गए हैं. तो ये मोस्ट लाइकली यंग एज के अंदर कौन सा होता है, ALL तो वैसे बच्चों के अंदर, अच्छा वेरी यंग एज दी हुई है, ठीक है. तो वेरी यंग एज बेसिकली ये चाइल्ड्स वाला एज ग्रुप आ जाएगा ना इसमें. ALL बच्चों के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है, और यंग एज के अंदर AML आएगा, ठीक है. और AML ईयर रोड्स किसके अंदर आते होते हैं, ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. ईयर रोड्स जो हम कहते हैं वो किसके अंदर आते हैं, AML के अंदर आते हैं, ठीक है. लेकिन वाइट ब्लड सेल्स का काउंट फीवर के साथ बहुत ज़्यादा रेज्ड हो जाता है. अगर ये इसमें आपने ना एज ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बहुत ज़्यादा यंग एज ग्रुप है जो पीडियाट्रिक्स एज ग्रुप के साथ अगर आए, फीवर के साथ आए, वाइट ब्लड सेल काउंट बहुत ज़्यादा रेज्ड आए, तो आपके माइंड में ALL भी डायग्नोसिस में आना चाहिए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, ठीक है. बाकी जो CML CLL है वो ओल्ड एज के अंदर होते हैं, ठीक है. इसके भी आपने स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं कि इसमें ये होता है, मैच्योर सेल्स होते हैं, वो हमने पहले एक MCQs कर लिया. ब्लड ग्रुप एंटीजन्स ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं. और ये कौन सी किस टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं. अगर ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ इम्यूनोजेनिक की अगर दोनों ऑप्शंस एग्जाम में हैं तो आपने किसको चूज़ करना है, ग्लाइकोप्रोटीन को. और अगर ग्लाइकोप्रोटीन ऑप्शन में नहीं है तो आपने क्या चूज़ करना है, इम्यूनोजेनिक, ठीक है. ये एक्सप्लेनेशन में इसके 2-3 MCQs और भी दिए हुए हैं. ए प्रेग्नेंट लेडी प्रेजेंट विद लो MCV, लो MCHC, नॉर्मल आयरन प्रोफाइल. नॉर्मल आयरन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर अदरवाइज हम देखते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, लेकिन अगर उसमें नॉर्मल आयरन है तो हमारे माइंड में दूसरा डायग्नोसिस क्या आएगा, थैलेसीमिया. हमने बात की अभी थैलेसीमिया के अंदर HbA2 का लेवल रेज्ड आता है, ठीक है. तो HbA2 जो है वो इसमें डिफर करवा देगी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या थैलेसीमिया ट्रेट है. नेक्स्ट MCQs. Fibrinogen is converted to fibrin, which one of the following product is released, ठीक है. तो एक्सप्लेनेशन में उन्होंने बताया है फाइब्रिनोपेप्टाइड A is an 16 अमाइनो एसिड क्लीवेज प्रोडक्ट ऑफ थ्रोम्बिन इंड्यूस प्रोटियोलिटिक क्लीवेज ऑफ फाइब्रिनोजन, ठीक है.
फिर ये क्या करती है, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देती है फाइब्रिन के अंदर, ठीक है। 171 कहते हैं कि न्यू बोर्न आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ बर्थ प्रेजेंटेड विद एक्टिव ब्लीडिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द पॉसिबल कॉज। तो बच्चे के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली क्या होता है, विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है। एक्सप्लेनेशन में इसमें क्या कहते हैं, इन ए न्यूबॉर्न द गट इज स्टेरिलाइज्ड एंड नॉट प्रॉपर्ली डेवलप। और विटामिन के बन कहाँ रहा होता है, बाकी सारे जो हमने बात की वो तो लीवर के अंदर बन रहे हैं, विटामिन के की सिंथेसिस कहाँ होती है, colon, मैम गाट में, वेरी गुड, गाट ठीक है, गट के अंदर। तो बच्चों के अंदर क्या होता है, विटामिन के ब्लीडिंग इसलिए भी होती है, इसलिए एट बर्थ हम क्या करते हैं, उसे विटामिन के इंजेक्शन देते हैं ताकि बच्चे में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ना हो, ब्लीडिंग ना हो, क्योंकि बच्चे की जो गट होती है वो उस टाइम एट बर्थ प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती। एक्सप्लेनेशन को रीड मैम करते ये हैं। तो मैम इमीडिएटली तो ये विटामिन के अगर हम देंगे तो आपने जैसा पहले भी बताया ये तो लॉन्ग टर्म अफेक्ट करती है ना, मतलब इमीडिएटली तो हमें एफएफपी या क्रायोप्रेसिपिटेट नहीं देना चाहिए, प्लीज इसको नहीं, एक्सप्लेन कर दें। इसमें विटामिन के ही हम इसमें दे रहे होते हैं ताकि उसी टाइम जो एक्टिव ब्लीडिंग है बच्चे के अंदर वो ब्लीडिंग ना हो, या कोई भी अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उसके लिए एट बर्थ हम विटामिन के ही उसको दे रहे होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कि इन ए न्यूबॉर्न द गट इज स्टेरिलाइज्ड एंड नॉट प्रॉपर्ली डेवलप, दैट्स व्हाई देयर इज नॉट एनफ बैक्टीरिया टू सिंथेसाइज द विटामिन के। तो बच्चों के अंदर मेनली क्या होता है कि विटामिन के की जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं ना विटामिन के, ठीक है, तो उसी के लिए विटामिन के ही एडमिनिस्टर आपने करना है। एफएफपी वगैरह कायरोप्रेसिपिटेट ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, विटामिन के ही हम सबको दे रहे होते हैं। हॉजकिन डिजीज स्प्रेड टू लिम्फ नोड थ्रू, हॉजकिन हमने बात की कि इसका कॉन्टेजियस स्प्रेड होता है और जो नॉन हॉजकिन होता है उसका नॉन कॉन्टेजियस स्प्रेड होता है। ए बॉय, सॉरी मैम मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन अगर बच्चा ना हो, कोई एडल्ट हो जिसपे हमें विटामिन के डेफिशिएंसी की जैसे वारफेरिन का इफेक्ट है और हमें फील हो रहा है कि वो ब्लीड कर रहा है, उसमें तो मैम हम इमीडिएटली पीसीसी या ये जो है वो इसको सॉरी क्रायोप्रेसिपिटेट पहले भी मैंने उसमें गलती से कह दिया हम था, एफएफपी या पीसीसी देंगे ना, और उसके उसमें बाद हम हम विटामिन इमीडिएटली एफएफपी देंगे और लेट थेरेपी में विटामिन के देंगे, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर के। लेकिन अगर वो न्यू बॉर्न की बात कर रहा है तो उसमें हमारे पास जो रिकमेंडेड होता है वो विटामिन के ही होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो गट होती है वो प्रॉपरली उस टाइम इतनी नहीं होती, ठीक है, कि वो विटामिन के को सिंथेसाइज करे, नॉट एनफ बैक्टीरिया टू सिंथेसाइज द विटामिन के। A boy after circumcision has history of profuse bleeding which one of the following factor will confirm the diagnosis। तो circumcision के साथ आ रहा है तो इसका डायग्नोसिस क्या होगा, circumcision हीमोफीलिया। एग्जैक्टली हीमोफीलिया के साथ आएगा, ठीक है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है। तो इसमें वैसे हम एपीटीटी करवाते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, फैक्टर 8 माइनर की डेफिशिएंसी होती है, और अगर वॉन विली ब्रेंड डिजीज हो तो उसमें फैक्टर 8 मेजर की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। अब अगर इसमें वो पूछते हैं कि टेस्ट कौन से करवाना है, देन हम अल्फा ऑप्शन को चूज करते हैं, लेकिन उसने बात की कि डायग्नोसिस को कंफर्म कैसे करना है, तो फिर उसमें डायग्नोसिस को कंफर्मेशन के लिए हम फैक्टर 8 ऐसे होता है बेसिकली, ठीक है, ये भी इन्वेस्टिगेशन है और उसमें हम माइनर वाला चेक कर रहे होते हैं। माइनर की डिस्टर्बेंस आ रही होती है हीमोफीलिया के अंदर और फैक्टर 8 मेजर की डेफिशिएंसी होती है वॉन विली ब्रेंड डिजीज के अंदर। 174 a 20 years pregnant lady with RH negative birth to RH negative baby. She has history of allergic reaction due to bleeding. She was advised transfusion but she was transfused with RH positive blood accidentally. Which one of the following is true? अब वो एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू NIC गाइडलाइंस एनी कॉन्टैक्ट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड वॉन विली ब्रेंड डिजीज में फैक्टर 8 मेजर की डेफिशिएंसी होती है और हीमोफीलिया के अंदर फैक्टर 8 माइनर की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। वॉन विली ब्रेंड डिजीज के अंदर फैक्टर 8 मेजर की डेफिशिएंसी होगी और हीमोफीलिया के अंदर फैक्टर 8 माइनर की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें उन्होंने बताया हुआ एक्सप्लेनेशन में कि अकॉर्डिंग टू NIC गाइडलाइंस अगर आप RH नेगेटिव जो मदर है, ठीक है, अगर आप उसे
गलती से RH पॉजिटिव ब्लड दे देते हैं तो आपने उसे इमीडिएटली क्या चीज़ ट्रांसफ्यूज़ करनी है, एंटी डी इमीडिएटली ट्रांसफ्यूज़ करनी है ताकि फर्दर आगे हिमोलिसिस वाला रिएक्शन ना हो, ठीक है। तो इसमें अल्फा ऑप्शन करेक्ट है कि एंटी डी एंटीबॉडीज़ मस्ट बी गिवन इमीडिएटली टू द लेडी। अब ये बताएं कि एंटी डी एंटीबॉडीज़ और हम किस कंडीशन में दे रहे होते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर ही, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। मैम वो जो एरिथ्रोब्लास्ट एग्जैक्टली एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस के अंदर और सेकंड प्रेगनेंसी में, ठीक है। मैम एंटीडी तो फर्स्ट बर्थ अगर मतलब सपोज RH नेगेटिव मदर है तो RH पॉजिटिव बेबी कंसीव करेगी तो फर्स्ट बर्थ की 72 आवर्स बाद दे देंगे ना, ताकि सेकंड में रिएक्शन ना हो। इसका मैकेनिज्म यही है काइंड मुझे तो ये, क्योंकि सेकंड चाइल्ड बर्थ में तो नहीं हम एंटीडी देंगे। सेकंड में फर्स्ट में ऐसे होता है कि हिमोलिसिस जो है ना एंटीबॉडीज क्रॉस कर जाती है, फर्स्ट के अंदर इतना एट रिस्क नहीं होता हमारे पास। तो सेकंड प्रेगनेंसी में बेसिकली एडवाइस होती है कि इसकी रफ़ी के अंदर भी आपकी लाइंस दी हुई हैं, आई थिंक 28 वीक्स के अंदर है कि 28 या 34 वीक्स इस तरह की टाइमलाइंस है कि सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर आपने जो है ना एंटी डी एंटीबॉडीज़ मदर को दे देनी है, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर देनी होती है। एग्जैक्टली डॉक्टर राबिया सही बता रही हैं, 28 पे देते हैं और फिर 34, आई थिंक इसकी 2 डोजेज होती हैं, ठीक है। और मैम फिर आफ्टर एटवर्ड्स फर्स्ट पॉजिटिव बर्थ आप पोस्टपार्टम 72 आवर्स में भी, ताकि नेक्स्ट ठीक प्रेगनेंसी है, से पहले सही है, fertilization हो जाए। ठीक है, चलें ये भी कंफर्म कर लेंगे। चलिए ये वाला तो सबका क्लियर हो गया ना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस वाला, ठीक है। ए पेशेंट हैविंग एक्मोसिस एंड रिड्यूस प्लेटलेट काउंट इज सफरिंग फ्रॉम, ठीक है। एक्मोसिस है, उसका प्लेटलेट काउंट कम है और इसमें बेसिकली मेगा कैरियोसाइट्स होती हैं ITP के अंदर, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के अंदर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग डिसऑर्डर फ्रॉम फीमेल कैरियर टू द मेल, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसमें जो हीमोफीलिया के अंदर फीमेल सारी कैरियर होती हैं और जो मेल्स होते हैं वो मतलब वो डिजीज़ होगा, जो मेल बेबी होगा ना वो डिजीज़ होगा, ठीक है। हीमोफीलिया इज एन एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर दैट ट्रांसफ्यूज फ्रॉम मदर टू द मेल बेबीज, ठीक है। 177 ए पर्सन लिविंग एट ए हाई आल्टीट्यूड इज मोस्ट लाइकली, तो उसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, पॉलीसाइथीमिया डेवलप हो जाएगा उससे ड्यू टू डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। 178 चाइल्ड प्रेजेंट्स विद एक्टिव ब्लीड फ्रॉम अम्बिलिकल स्टम्प, तो इसमें बेसिकली सबसे पहले किसकी डेफिशिएंसी आपके माइंड में आएगी, विटामिन के की डेफिशिएंसी आएगी। तो विटामिन के आपने उसे थेरेपी में ट्रीटमेंट में देना होता है। एक्सप्लेनेशन में वही लिखा हुआ है कि उसमें जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उसका गट का फ्लोरा प्रॉपरली इतना नहीं होता कि विटामिन के उसमें सिंथेसाइज हो, तो हम उसमें विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए विटामिन के आप दे देंगे। ब्लड स्टेम सेल्स मैचुरेशन इज स्टिमुलेटेड बाय, उसको स्टिमुलेट कौन करेगा, ग्रोथ फैक्टर, लेकिन रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कौन करेगा, एरिथ्रोपोइटिन। लो MCV इज सीन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो सबसे कम किसके अंदर होता है, MCV की वैल्यू कम किस में होती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर। प्लेटलेट एडहेजन टू एंडोथेलियम इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से हो रही होती है, एंडोथेलियम के साथ प्लेटलेट की एडहेजन क्यों होती है, क्योंकि उसके ऊपर रफ एंडोथेलियल सरफेस होती है। RH ब्लड ग्रुप एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, रेड ब्लड सेल की सरफेस पे होती है, ठीक है। और ये किस तरह की प्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन, लेकिन अगर ऑप्शन में ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है तो आप इम्यूनोजेनिक भी चूज कर सकते हैं। ब्रेडिकाइनिन इन्वॉल्व विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, तो ये कैलिकाइनिन मैकेनिज्म को इसके साथ होती है, और ये हमने कहाँ पढ़ा है, रीनल के अंदर भी अभी आपने किया होगा, ठीक है सारा। ए प्लास्टिक अनीमिया डायग्नोसिस इज डन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कैसे करवाते हैं, बोन मैरो बायोप्सी, और इसके अंदर क्या आते हैं, पैनसाइटोपिनिया आ रहा होता है और फैटी बोन मैरो भी आता है, इसमें ड्राई टैप आ रहा होता है ना। ए बॉय विद टेंडर नी एंड ब्लीडिंग हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल कंफर्म द डायग्नोसिस, तो ये हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया के अंदर हम क्या करवाते हैं, फैक्टर 8 ऐसे करवाते हैं, इसमें बेसिकली फैक्टर 8 माइनर की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन इनिशियल टेस्ट कौन से करवाते हैं, APTT। जब APTT रेज्ड आता है तो नेक्स्ट आप इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या करवाएंगे, फैक्टर 8 ऐसे करवाएंगे। एग्जैक्टली डॉक्टर राबिया ठीक बता रहे हैं कि फैटी मैरो इसमें इसका होता है, ये ज़्यादा होता है इसका।
मतलब प्रोमिनेंट फीचर इसका होता है एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर, ठीक है। एंटी-एच एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन विच ब्लड ग्रुप? तो ये एंटी-एच एंटीबॉडीज कौन सी ब्लड ग्रुप के ऊपर प्रेजेंट होती हैं? OH ब्लड ग्रुप के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो नॉर्मल ब्लड ग्रुप्स होते हैं ना, वो A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। इन सब के ऊपर H एंटीजन्स होती हैं, ठीक है। लेकिन जो बॉम्बे फिनोटाइप होती है ना, OH, उसके अंदर क्या होता है कि उसमें जो H एंटीजन होता है ना, उसमें प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो एंटी-H एंटीबॉडीज किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? OH के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नॉर्मल ब्लड ग्रुप्स के ऊपर हमने क्या बात की है कि H एंटीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन जो OH होता है, बॉम्बे फिनोटाइप OH होता है, उसके ऊपर H एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती। 187 प्रेग्नेंट लेडी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर हैविंग HB10 थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर 9 पे चली गई है। तो ये फिजियोलॉजिकल चेंज है, ठीक है, कि प्रेगनेंसी के अंदर फिजियोलॉजिकली इतना अनीमिया हो जाता है। 188 बिफोर स्टार्टिंग ओरल एंटीकोगुलेंट्स वारफेरिन थेरेपी व्हाट टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू एनालाइज? अच्छा, इसमें मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो बात कर रहा है कि एंटी-H एंटीबॉडीज किस ब्लड ग्रुप के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो AB, ABO और O, इस सब के ऊपर H एंटीजन होती है, H एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। एंटीजन होती है, सिर्फ H एंटीजन होती है, ठीक है। लेकिन जो बॉम्बे फिनोटाइप होती है OH वाला, ठीक है, तो उसकी हम बात करें कि एंटी-H एंटीबॉडीज किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? बॉम्बे फिनोटाइप, जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है OH फिनोटाइप, ठीक है। अगर इसकी आपको क्लियर समझ नहीं आई तो इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी ग्रुप के अंदर, ठीक है। फिर आपको रीड करके फर्दर ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। नेक्स्ट MCQs है बिफोर स्टार्टिंग ओरल एंटीकोगुलेंट्स वारफेरिन थेरेपी। वारफेरिन के लिए हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं? PT एंड INR। AML की ट्रांसलोकेशन कौन सी है? 8 एंड 21। बर्किट लिम्फोमा की कौन सी है? 8 एंड 14। मेंटल सेल लिम्फोमा की कौन सी है? 11, 14। मार्जिनल जोन लिम्फोमा की 11 एंड 18। फॉलिकुलर लिम्फोमा की 14 एंड 18। और CML की अभी हमने पीछे कौन सी की थी? 922। बीटा लिम्फोसाइट प्रोड्यूस्ड किस टाइप के सेल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? प्लाज्मा सेल्स। 64-year-old female with fatigue, easy bruisability after small cuts and recurrent infection alongside fever. After investigation, the report show blast cells. तो blast cell के साथ Ayer rods किसके अंदर आते हैं? AML के अंदर आते हैं, acute myeloid leukemia. 70 years old lady admitted into a hospital for long time is at risk, higher risk. तो उसे कौन सी चीज़ क्या डिवेलप हो जाएगा? DVT, deep venous thrombosis, ठीक है। 193 ए यंग पेशेंट विथ HB लेवल उसका बहुत डिक्रीज है, 4.5 है। वाइट ब्लड सेल्स 7000 है। रेज्ड प्लेटलेट्स एंड बिलीरुबिन ऑन ब्लड स्मीयर देयर वाज पॉलीक्रोमेसिया एंड रेज्ड रेटिक्स। तो इसमें हम कौन सा टेस्ट करवा लेंगे? कूम्स टेस्ट बेसिकली करवा लेंगे, ठीक है। कूम्स टेस्ट करवा लेंगे। रेज्ड रेटिक्स का क्या मतलब है कि इसके अंदर कौन सा टाइप हो सकती है? HB उसकी 4.5 पे, हीमोलिटिक, ठीक है। हीमोलिटिक के अंदर हम कूम्स टेस्ट करवा लेंगे। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द हीमोस्टेसिस आफ्टर ए वस्कुलर इंजरी? तो ये एग्जाम में MCQ जाता है। सबसे पहले क्या होता है? वस्कुलर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप ना फर्स्ट एड के अंदर भी दिए हुए हैं कि हीमोस्टेसिस के बाद उसके सारे स्टेप्स आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 195 48-year-old woman presented with fever from 3 days. She also complained about urinary frequency beside फ्लैंक पेन। द वाइट ब्लड सेल काउंट इज रेज्ड, 35,000 है। तो बेस्ट स्टेप उसका क्या है कि आप यूरिन और ब्लड कल्चर करवा लेंगे नेक्स्ट, UTI को रूल आउट करने के लिए। 196 उसने बता दिया कि यंग पेशेंट अंडरवेंट सर्जरी ऑफ मेटालिक वाल्व रिप्लेसमेंट। ही वाज सेंट होम ऑन रेगुलर बेसिस। ही वाज presented with nosebleed epistaxis just 2 hours later. His platelets and HB counts are low. PT उसका prolonged है। तो
मेटालिक वाल्व रिप्लेसमेंट के बाद कोई ऐसी ड्रग्स ले रहा था जिसकी वजह से उसे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, 197 ए पेशेंट प्रेजेंटेड टू द क्लिनिक। इसमें बेसिकली कौन सी ड्रग ऐसी हो सकती है जो मेटालिक वाल्व रिप्लेसमेंट के बाद आपने दी है और वो ब्लीडिंग कॉज करवा दी है, उसने ब्लीडिंग की वजह से उसके प्लेटलेट और एचबी सब कुछ डिक्रीज हो गया है। कौन सी ड्रग का? एंटी कोआगुलेंट्स, वॉरफेरिन, एस्पिरिन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इनके साइड इफेक्ट्स में ब्लीडिंग आ सकती है। ठीक है, 197 कहते हैं कि पेशेंट प्रेजेंटेड टू द क्लिनिक विद एचबी उसकी 4 पे है, कूम्स टेस्ट उसका पॉजिटिव है। तो कूम्स टेस्ट किस किस डिजीज़ के अंदर पॉजिटिव आ सकता है? ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर। आईटीपी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? उसमें ब्लीडिंग टाइम रेज्ड हो जाता है। 7 month pregnant lady with chronic ITP having ecmosis and epistaxis, प्लेटलेट काउंट उसका 5 पे आ चुका है ऑन फुल स्टीरॉइड। तो सबसे पहले आपने क्या दिया, क्योंकि अब देखिए वो प्रेग्नेंट लेडी है ना, आपने फुल डोज उसे स्टीरॉइड दे दी है, लेकिन अभी भी वो 7 मंथ प्रेग्नेंट है, तो आप उसमें स्प्लीनेक्टमी प्लान नहीं कर सकते, इसलिए हम अभी पहले ही वो फुल डोज स्टीरॉइड पे है। तो नेक्स्ट सूटेबल स्टेप क्या, आप उसमें IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे देंगे। ठीक है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है इसलिए प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के बाद हम उसकी स्प्लीनेक्टमी प्लान करेंगे। ठीक है, ए पेशेंट फील सेंसेशन ऑफ नंबनेस इन हिज एक्सट्रीमिटीज, हिज लैब रिवील HB8, MCV 110, प्लेटलेट काउंट 50 पे है, TLC 3.4। व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? तो ये MCV जिसमें 100 से अबव है, 110 है ना, तो इसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आएगा। अगर वो प्रेग्नेंट ना हो तो फिर हम स्प्लीनेक्टमी की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो फुल डोज स्टीरॉइड के ऊपर है, तो उसका नेक्स्ट प्लान फिर स्प्लीनेक्टमी ही होता है। 201। अच्छा, ये यहाँ तक 100 MCQs आप सबको क्लियर हैं? कुछ एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताई हैं वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगी उसके। ठीक है, बाकी 100 MCQs 200 तक सबको क्लियर हैं? मैम मुझे 174 में थोड़ा प्रॉब्लम है। जी जी बताएं, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आई मैम मुझे। इसमें मैम 174 इसमें जो है नॉर्मल हमारे पास हेमोलिटिक रिएक्शन 172 हुआ की हुआ है ना बात कर ब्लड रही हैं आप? ट्रांसफ्यूजन के साथ। किस MCQs की बात कर रही हैं? आपकी आवाज़ कट के आ मैम रही है थोड़ी। 174 174 की बात कर रही हैं, ठीक है। जी जी बताएं, 174 में आपको क्या कंफ्यूजन है अभी? हाँ मैम वो वो शायद ये डॉक्टर को पूछना चाह रही हैं कि ये तो नॉर्मल है, मतलब प्रेगनेंसी रिलेटेड नहीं है, तो हम नॉर्मल में क्यों हम एंटी एंटीबॉडी देंगे? वो शायद डॉक्टर साहब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हैं। अच्छा, यहाँ उसने मेनली प्रेग्नेंट लेडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ए 20 years pregnant lady who is RH negative give birth to RH negative baby, she has history of allergic reaction। तो उसकी हिस्ट्री भी है कि वो उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एलर्जी हो जाती है, मतलब उसकी प्रीवियस एलर्जिक रिएक्शन भी पॉजिटिव है। ड्यू टू ब्लीडिंग शी वॉज एडवाइज्ड ट्रांसफ्यूजन बट शी वॉज ट्रांसफ्यूज विद RH पॉजिटिव। ठीक है, एक तो उसमें पहले से भी एलर्जिक हिस्ट्री है और वो प्रेग्नेंट भी है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ तो हमने उसे ठीक है, एक मिनट, ट्रांसफ्यूजन की उसकी हिस्ट्री भी है ना। ठीक है, एंटीबॉडीज मस्ट बी गिवन टू द लेडी। तो वो प्रेग्नेंट मैम लेडी उसको में इमीडिएटली इसलिए मैम देंगे ना ये आई थिंक सो क्योंकि वो एक तो प्रेग्नेंट है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसको RH पॉजिटिव एक्सीडेंटली ट्रांसफ्यूज कर दिया है, तो उसके अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगी और वो तो क्लोज कर जाएंगी ना प्लेसेंटा, इसलिए हम इमीडिएटली उसको एग्जैक्टली एंटीबॉडीज दे देंगे। एग्जैक्टली सही, आपने सही एक्सप्लेन किया इसे। ठीक है, मैम तो मुझे ये लगता है कि इसमें ये पॉइंट भी है कि अगर नेक्स्ट वो RH पॉजिटिव, ये भी मैम बेबी RH नेगेटिव ही है ना, तो अगर एंटीबॉडीज क्रॉस भी करेंगी, क्योंकि उन ब्लड सेल्स पे तो RH एंटीजन है ही नहीं, तो इस बेबी में हिमोलिसिस नहीं होगा,
लेकिन हम्म एक दफा अगर वो सेंसिटाइज हो गई तो कमिंग अगर RH पॉजिटिव बेबी कंसीव करती है तो उसमें हिमोलिसिस और एग्जैक्टली एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होने के चांसेस है, हाँ इसीलिए नेक्स्ट मैं ये बेबी कह के रही लिए हूँ हाँ नेक्स्ट आफ्टर बेबी के लिए उन्होंने कहा बर्थ आफ्टर बर्थ इट इज नॉट फॉर द इमीडिएट बेबी दैट इज इन डेंजर, ये नेक्स्ट प्रेगनेंसी नेक्स्ट की प्रेगनेंसी के लिए स्टरलाइजेशन के लिए। एग्जैक्टली आप सबने ठीक है एक्सप्लेन किया इसे ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज चलते हैं 201 आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है जिसके एमसीक्यूज में कंफ्यूजन थी। 201 ए पेशेंट प्रेजेंट विद टिंगलिंग सेंसेशन एंड स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन ही इज, तो ये किस में होता है? टिंगलिंग सेंसेशन किसके अंदर आती है? जब हाइपोकैल्सीमिया के अंदर ऐसी सेंसेशंस आती हैं ठीक है। और उसे स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन भी है तो ये टेटनी के अंदर होता है, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन के अंदर ऐसे होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एलिवेटेड इन नेजल पॉलिप्स के अंदर बेसिकली पैरा इओसिनोफिल्स काउंट रेज्ड हो जाता है। आर्टीरियल ब्लड एज कम्पेयर टू वीनस ब्लड, तो आर्टीरियल ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और वीनस ब्लड के अंदर HCO3 ज़्यादा होता है ठीक है। और वीनस ब्लड के अंदर क्लोराइड और PCV ज़्यादा होता है। ये भी एक नेक्स्ट SK के अंदर MCQ आएगा कि वीनस ब्लड के अंदर PCV ज़्यादा होता है या क्लोराइड या बाइकार्बोनेट, तो आपने PCV को हम ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं ठीक है। इसके भी सीक्वेंस है। 204 ए फीमेल प्रेजेंट विद मेनोरेजिया एंड हर प्लेटलेट इज 30,000 विच एंटीबॉडी टेस्ट शुड बी डन, तो जो ITP वाले पेशेंट्स होते हैं उसमें हम कौन सा टेस्ट करवाएंगे? एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी चेक इसमें टेस्ट करवाएंगे उसमें ठीक है। और इसमें कौन सी ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही होती हैं ITP के अंदर? IgG होती हैं, IgM होती हैं, कौन सी होती हैं? एंटी प्लेटलेट्स। इसमें बेसिकली बात कर रहे हैं ना कि एंटी प्लेटलेट्स के उसके प्लेटलेट्स के अगेंस्ट बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली हैं जिसकी वजह से उसका प्लेटलेट काउंट कम हो गया, तो वो कौन सी एंटीबॉडीज बना ली हैं उसने? IgG। ऑटो इसमें बेसिकली इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्पुरा के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज बना लेती है बॉडी अगेंस्ट द प्लेटलेट सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन ठीक है। तो वो कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं? IgG एंटीबॉडीज होती हैं अगेंस्ट द प्लेटलेट सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन, जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट उसमें डिक्रीज हो रहा होता है ठीक है। प्लेटलेट्स को ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं जब वो स्प्लीन में जाती हैं ठीक है। तो इसकी थेरेपी में फिर हम आगे क्या देते हैं? स्टीरॉइड्स देते हैं, IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं और लास्ट में स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं कि स्प्लीन ही जब नहीं होगी तो फिर प्लेटलेट्स उसमें प्रेगनेंसी में यही बात करें ना, प्रेगनेंसी में हम स्प्लीनेक्टमी तो नहीं कर सकते, उसमें हम स्टीरॉइड फुल डोज कवर के बाद IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे देते हैं। लेकिन अगर वैसे नॉर्मल है तो हम उसे अगर फुल डोज स्टीरॉइड भी आपने उसे दे दिए तब आपका लास्ट जो स्टेप होता है ट्रीटमेंट का वो स्प्लीनेक्टमी ही होता है ठीक है। एंटीबॉडीज़ मैंने आपको अभी बताया कि इसमें क्या हो रहा होता है, ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं अगेंस्ट द प्लेटलेट सरफेस ठीक है। और वो कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं? IgG होती हैं, वो प्लेटलेट्स को डिस्ट्रक्शन कर देती हैं ठीक है। इम्यून आई थिंक इसमें हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप के अंदर, बाकी सारी टाइप्स के अंदर तो वैसे टाइप 2 आता है कि जो सारी है ना, लेकिन आई थिंक इसके उसके चार्ट्स के अंदर ITP का एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ कि ये कौन सी टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आता है ठीक है। ये वैसे तो सारी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड होती हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस है, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो ब्लड की रिलेटेड होती हैं ना वो हमारे पास टाइप 2 के अंडर आती हैं ठीक है। सिर्फ ए प्लास्टिक एनीमिया ऐसी एक ब्लड कंडीशन है जो हमारे पास टाइप 3 के अंदर आती है ठीक है। मैम मेरा ख्याल है शायद ये भी टाइप 2 ही हो क्योंकि इसमें भी तो IgG बनती है ना। IgG ही बन रही है, ITP टाइप 2 है ठीक है। अच्छा इसमें ओवरऑल ही बात की जा रही है कि इसमें किस तरह की एंटीबॉडीज बन रही होती हैं, IgG ही बन रही होती हैं ठीक है। नेक्स्ट MCQ है 205 इज वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन मेंटेन द, अच्छा ये MCQ हम कंफर्म कर लेंगे आपकी बात डॉक्टर राबिया कि प्रेगनेंसी के अंदर वो एंटीबॉडीज IgG होती हैं या IgM होती हैं ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर मुझे भी कंफर्म नहीं है तो ये मैं आपको कंफर्म करके फिर आपको इसका ग्रुप में रिप्लाई कर दूंगी। मैम प्रेगनेंसी में IgM क्यों बनेगी?
कोई और यही मैं रैशनल कह रही है हूँ ना इसका? कि अभी मुझे ये बात कंफर्म नहीं है कि प्रेगनेंसी के अंदर आईजीजी होगी या आईजीएम होगी, ठीक है। ओवरऑल इसमें आईजीजी बन रही होती हैं, ठीक है। तो ये हम आगे फर्दर देख लेंगे कि प्रेगनेंसी के अंदर इसमें कौन सी ऑटो एंटीबॉडीज बन रही होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में चलते हैं। 205 इज वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन मेंटेन द बाइकॉनकेव शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। ये कौन सी प्रोटीन होती है? स्पेक्ट्रिन होती है इन यूरेमिक नेफ्रोपैथी थियरीज। तो यूरेमिक नेफ्रोपैथी के अंदर नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया ही होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप मुझे यहाँ एक एमसीक्यूज बताएं कि अगर एक्यूट ब्लड लॉस है तो कौन सा टाइप ऑफ एनीमिया होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? एक्यूट ब्लड लॉस की हिस्ट्री है 2 डेज के साथ, नॉर्मोसिटिक होगा, ठीक है। और अगर क्रोनिक ब्लड लॉस की हिस्ट्री है देन माइक्रोसिटिक। एग्जैक्टली माइक्रोसिटिक, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर नादिया ने भी कंफर्म कर दिया कि आईजीएम का आईटीपी के अंदर प्रेगनेंसी में कोई रोल नहीं है, सिर्फ आईजीजी बन रही होती हैं, ठीक है। ऑटो एंटीबॉडीज बन रही होती है ना, तो वो आईजीजी ही होती हैं, ठीक है। आपको इतना बस मेन याद रखने के इसमें प्लेटलेट की सरफेस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको फर्दर बता दिया कि उसमें आईजीजी होती है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में भी वो सेम ही रहेंगी, आईजीजी ही रहेंगी, ठीक है। विच लेबॉरेटरी टेस्ट वुड बी सूटेबल फॉर विटामिन के रिलेटेड? आप कौन सा टेस्ट करवाते हैं? प्रोथ्रोम्बिन टाइम करवाते हैं, पीटी। द टाइप ऑफ एनीमिया, गैस्ट्रेक्टमी के बाद कौन सा हमारे पास होता है? पर्नीशियस एनीमिया होता है, ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया या मैक्रोसिटिक होता है, ठीक है। द नेचर ऑफ एग्लूटिनिन, ये एमसीक्यूज आ गया अगर इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ठीक है। और अगर ग्लाइकोप्रोटीन ऑप्शन में ना होता तो हम इम्यूनोजेनिक भी अगर होता तो उसको भी हम प्रेफर कर रहे होते, लेकिन आपने प्रेफर ग्लाइकोप्रोटीन को करना है। अगर ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होगी देन इम्यूनोजेनिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अनीमिया? तो अनीमिया बेसिकली क्या होता है? एचबी का लेवल इसमें कम हो जाता है, ठीक है। और एमसीवी या टीआईबीसी वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है, वो डिपेंड करता है कि अनीमिया किस टाइप का है। इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द वीनस ब्लड, ये क्या करवाता है? रेड ब्लड सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज करवा देता है। इन आरएच ब्लड ग्रुप, आरएच एग्लूटिनिन क्या करते हैं? ये भी हमने बात कर ली कि डिवेलप इन आरएच नेगेटिव वुमेन प्रेगनेंसी विद आरएच पॉजिटिव फीटस, कि अगर मदर नेगेटिव है और जो बेबी है फादर भी पॉजिटिव है, उसका बेबी भी पॉजिटिव है, तो उसमें आरएच एग्लूटिनिन बन जाती हैं, डिवेलप हो जाती हैं। तो उसमें हम एंटी डी दे रहे होते हैं। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस बिगेन किस वीक में स्टार्ट होते हैं? तो इसकी सारी स्टेजेस दी हुई हैं, ठीक है। स्टार्ट हो जाता है प्रो एरिथ्रोब्लास्टोसिस के अंदर ही, और इंटरमीडिएट के अंदर वो अपीयर होता है, लेट के अंदर वो डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कब होती है? रेटिकुलोसाइट स्टेज के अंदर होती है। ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होगा तो पीछे अभी एक ऑप्शन के अंदर मैंने आपको बताया था, मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन निकाल के देती हूँ, कहाँ दिया हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 182, एमसीक्यूज नंबर 182 की आप एक्सप्लेनेशन में रीड करें कि दिया हुआ कि अगर ग्लाइकोप्रोटीन को प्रेफर करना है, अगर वो नहीं होगा देन इम्यूनोजेनिक, ठीक है। ये आगे एसके में भी आया हुआ है कि इम्यूनोजेनिक होती है वो रेड ब्लड सेल की सरफेस, अगर ग्लाइकोप्रोटीन ऑप्शन में नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 214, विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर कौन से होते हैं? 2, 7, 9, 10 और प्रोटीन सी एंड एस। नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन कौन सी होती है? HbA होती है। इन पेशेंट विद HB6 प्लेटलेट काउंट 450 विद हाइपर सेलुलर बोन मैरो, तो हाइपर सेलुलर बोन मैरो लेकिन HB उसकी कम है, ठीक है। तो एक इसके अंदर आता है HB डिक्रीज है, प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल है, तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि HB कम है ना बेसिकली उसकी। 217 ए यंग फीमेल प्रेजेंट विद फीवर 101 डिग्री, गम ब्लीडिंग, पीटीके एंड एपिस्टैक्सिस। तो बेस्ट टेस्ट इसमें आप क्या करवा लेंगे? बोन मैरो बायोप्सी करवा लेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अगर बोन मैरो हाइपर सेलुलर बोन मैरो, इसमें बेसिकली ऑप्शंस ही सिर्फ यही दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन अगर कोई और होते तो हम फिर चूज़ कर रहे होते कि बोन हाइपर सेलुलर जो बोन मैरो होता है वो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर भी होता है,
हाँ, आईडी एक आयरन डेफिशिएंसी के अंदर बेसिकली हाइपो होगा ना, हाइपर सेलुलर तो नहीं होगा। तो अगर ड्रग इंड्यूस फॉर यूजिंग फॉर एनीमिया, तो इसने कोई ड्रग की हिस्ट्री भी नहीं दी हुई। ल्यूकीमिया के अंदर उसने बाकी कोई चीज़ नहीं बताई हुई कि फीवर है या बाकी सेल्स के काउंट रेज्ड हैं। ल्यूकीमिया हो सकता है इसमें। G6PD की डेफिशिएंसी भी नहीं हो सकती, उसमें वो मेल बेबी कहेगा। एक्यूट ब्लड लॉस के अंदर भी HB डिक्रीज नहीं होगा। हाइपर सेलुलर बोन मैरो। अच्छा चलें, इसको भी हम फर्दर ना देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप के अंदर कि जो हाइपर सेलुलर बोन मैरो होता है वो किस किस कंडीशन के अंदर होता है। ठीक है, 216 से भी आप लोगों ने मुझे सेंड कर देना है MCQs। इससे फर्दर हम देखते हैं कि हाइपर सेलुलर बोन मैरो किन किन कंडीशंस के अंदर होता है। ठीक है, अच्छा 217 MCQ से आप मुझे इसे ना हाईलाइट कर देते हैं जो जो MCQs में कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो एक ग्रुप के अंदर फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे इन चीज़ों को। 217 का आप मुझे बताएं कि अगर बोन मैरो बायोप्सी की जगह अगर ऑप्शन के अंदर ट्राइफिन बायोप्सी है तो आप किसको चूज करेंगे। 217 के अंदर अगर ऑप्शन में बोन मैरो बायोप्सी की जगह ट्राइफिन बायोप्सी होगा ऑप्शन में, तो आप किसको चूज करेंगे। फिर आप ट्राइफिन बायोप्सी को चूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बोन मैरो बायोप्सी से ज़्यादा मतलब सुपीरियर इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, बोन मैरो बायोप्सी को फिर आप चूज़ नहीं करेंगे। ये SK19 वॉल्यूम 2 का MCQs है आपका, रिसेंट 2025 के एग्जाम में भी आया हुआ है ये, कि वहाँ आई थिंक उन्होंने ए प्लास्टिक एनीमिया में इन्वेस्टिगेशन में दिया हुआ था, पता नहीं किस चीज़ का स्नैरियो था। स्नैरियो में बस उसने बेसिक जनरल सिम्टम दी हुई थी। ठीक है, जैसे यहाँ दी हुई है, तो उसने बोन मैरो बायोप्सी की जगह चार्ली ऑप्शन के अंदर ट्राइफिन बायोप्सी दिया हुआ था। तो उसका करेक्ट आंसर अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए देन आप ट्राइफिन बायोप्सी चूज़ करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ 217 MCQs का। अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में डॉक्टर राबिया कह रही हैं कि हाइपर सेलुलर बोन मैरो होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये 216 MCQs में आप सब देख लें कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर भी हाइपर सेलुलर बोन मैरो होता है और HB तो उसकी डिक्रीज है ही, तो है वो अनीमिया की ही कोई टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। 218 सम नियोप्लाज्म। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर सिवियर एनीमिया होगा, रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस होगी और हाइपर सेलुलर बोन मैरो होगा। ठीक है, और जो ड्रग इंड्यूस है उसके अंदर पैनसाइटोपिनिया होगा या बोन मैरो की सप्रेशन उस ड्रग्स कॉज करवा देती हैं। ठीक है, और ये कौन सी ड्रग्स होती हैं बेसिकली, ये भी आप लोगों ने करना है। ठीक है, और ल्यूकीमिया के अंदर क्या होगा, अनीमिया नहीं होगा लेकिन वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल रेज्ड होंगे। ठीक है, G6PD के अंदर हिमोलासिस होगी, जॉन्डस होगा, रेटिक्स काउंट इंक्रीज होंगे। एक्यूट ब्लड लॉस के अंदर इनिशियली नॉर्मोसिटिक होता है, फिर वो फर्दर आगे डेवलप कर जाएगा, डिफरेंट चेंजेस आ जाएंगे उसमें। ठीक है, अगर वो क्रोनिक में चला जाएगा तो। ठीक है, आई थिंक ये 216 MCQs अब सबका क्लियर हो गया है। 218 कहते हैं कि सम न्यूप्लाज्म अपीयर्स टू डेवलप फ्रॉम वायरल ऑन्कोजेनेसिस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूप्लाज्म इज मोस्ट लाइकली टू अराइज फ्रॉम दिस मैनर। और यहाँ ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा न्यूप्लाज्म है, यानी कि ऐसा कार्सिनोमा है जो डेवलप करता है वायरल ऑन्कोजेनेसिस के थ्रू। तो वो कौन सा होता है, ह्यूमन T सेल ल्यूकीमिया वायरस टाइप 1। ये डेवलप कर रहा होता है ऑन्कोजेनेसिस के थ्रू। ठीक है, जिसका ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। 41% हेमाटोक्रिट का क्या मतलब है कि 41% ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर रेड ब्लड सेल्स। 220 कहते हैं कि एन 11-year-old boy presented with bleeding after minor trauma. Her siblings have same issue. His PT time is normal but APTT and bleeding time is prolonged. तो एक किस कंडीशन के अंदर APTT और bleeding time prolonged होता है, इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर। ठीक है, फिर वो कहते हैं मैम कि वॉन विली ब्रेड डिसीज। हाँ एग्जैक्टली, वॉन विली ब्रेंड डिजीज के अंदर इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर कोआगुलेशन डिफेक्ट आ रहा होता है और इसमें APTT और ब्लीडिंग टाइम दोनों रेज्ड हो जाते हैं। ठीक है, 221 6-year-old girl presented with iron deficiency anemia. Her spleen is palpable and frontal bossing is also present. ठीक है, उसकी कॉज ऑफ इलनेस उन्होंने बताई है कि थैलेसीमिया मेजर।
अब थैलेसीमिया मेजर के अंदर उसकी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर स्प्लीन इनलार्ज होती है, स्प्लीनोमेगाली होगी फ्रंटल बोसिंग के साथ, नहीं होती ना। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के तो डिफरेंट वो होता है, ठीक है। तो थैलेसीमिया मेजर के अंदर इसमें बेसिकली क्या आ रहा होता है, जैसे उसके फेस के सारे स्ट्रक्चर के अंदर भी थोड़ा सा चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो स्प्लीन होती है थैलेसीमिया मेजर के अंदर, स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है विद फ्रंटल बोसिंग आ जाता है, ठीक है। और इसका एक्सरे के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस आती है एक्सरे के अंदर, ठीक है। जब आप हेड का एक्सरे करवाते हैं इतनी ईयर्स ओल्ड के बच्चों के अंदर, तो उसमें क्या आती है, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस। हाँ, हेड का साइज उसका इंक्रीज हो जाता है या क्रू कट अपीयरेंस आती है, ठीक है। आप फ्रंटल बोसिंग कह सकते हैं। 222 an old patient present to the emergency room for a fatigue, dyspnea, chest pain which started yesterday morning. He has been experiencing cough with sputum. अब कफ विद स्पूटम से आपको पता चल गया कि कोई क्रोनिक मसला चल रहा है, कोई और डिजीज़ है जिसकी वजह से अब उसे सारा ब्लड के अंदर भी चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। अब उसका वाइट ब्लड सेल काउंट तो 10,000 पे है, हेमाटोक्रिट 25 पे है, एच बी उसकी डिक्रीज़ है, यानी कि ये अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ है, ठीक है। 223 60-year-old मैन के अंदर प्रेजेंट करा है फटीग के साथ, वीकनेस, एच पी उसकी 9.1 है, फेरेटिन 9 है, लेकिन एम सी की वैल्यू 100 से अबव है, 110 है, तो इसका डायग्नोसिस क्या बनेगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। पेशेंट विद मैसिव स्प्लीन, तो अगर स्प्लीन पाल्पेबल हो रही है बिलो 10th इंटरकोस्टल स्पेस, तो वो किस में होती है, माइलोफाइब्रोसिस के अंदर स्प्लीन बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉलीसाइथीमिया वेरा, ये किसके अंदर होता है, किसके साथ एसोसिएटेड आता है, माइलो डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। ए चाइल्ड विथ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस से हमने कर लिया कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव नीड एक्सचेंज, तो इसमें अगर ए पॉजिटिव है लेकिन इसमें हम एक्सचेंज जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ए चाइल्ड विथ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हैविंग ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव नीड्स एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक जो बच्चा एरिथ्रोब्लास्टोसिस का फिटालिस का बच्चा जो ए पॉजिटिव है ना, उसके हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन किसके साथ करते हैं, हमेशा ए नेगेटिव के साथ करते हैं। 227 वारफेरिन इफेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पाथवे ऑफ कोआगुलेशन, तो वारफेरिन एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू करता है। ए पेशेंट विथ HB8 TLC 3.5 प्लेटलेट 90 पे है, स्प्लीन उसकी 3 सेंटीमीटर पे है। व्हाट इन्वेस्टिगेशन विल यू डू टू कंफर्म द कॉज ऑफ हाइपरस्प्लीनिज्म, तो इसमें क्या करवा लेंगे, बेस्ट क्या है कि बोन मैरो बायोप्सी करवा लेंगे, कि रूल आउट करेंगे कि इसका कौन सी टाइप है, कौन सी ऐसी ब्लड डिसऑर्डर है जिसकी वजह से स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हुई हुई है। द चांस ऑफ ब्लीडिंग इन ए पेशेंट विथ एपिड्यूरल विल बी ग्रेटेस्ट, तो सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग कौन कॉज करवाता है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। एन अनीमिक लेडी विद रेटिकुलोसाइट्स 10% जॉन्डिस, पेरिफेरल स्मीयर शो स्मॉल स्फीरोसाइट्स, तो अगर स्फीरोसाइट्स हमारे पास स्मॉल आ रहे हैं तो कौन सा टेस्ट करवाएंगे, रेड ब्लड सेल सर्वाइवल स्टडी करवा लेंगे। Holmes test, red blood cell survival study. अच्छा, इसमें वैसे जो डैट होता है ना, डायरेक्ट एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि यार डायरेक्ट कूम टेस्ट होता है, वो भी हम इसमें करवाते हैं कि जब भी जॉन्डिस आ रहा है, रेटिक्स काउंट आ रही हैं। लेकिन रफ़ी के अंदर अगर आपने इसका देखा होगा तो वहाँ इसका जो है ना रेड ब्लड सेल सर्वाइवल स्टडी जो है ना वो इसका ज़्यादा मतलब प्रेफरेबल आंसर, रफ़ी के अंदर भी इसका रेड ब्लड सेल सर्वाइवल स्टडी लिखा हुआ है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा दैन डायरेक्ट कूम टेस्ट या जिसे हम डैट कहते हैं, डायरेक्ट एंटीबॉडी टेस्ट, वो भी हम इसका करवा सकते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए आप क्या करवाएंगे, रेड ब्लड सेल सर्वाइवल स्टडी करवा लेंगे, लेकिन वैसे उसका इनिशियल टेस्ट कौन सा होता है, वो कूम टेस्ट ही आप उसमें करवाते हैं, ठीक है। ये रफ़ी के अंदर भी इसका सारा, इसमें रेड ब्लड सेल सर्वाइवल स्टडी ही लिखा हुआ है। सॉरी मैडम, प्लीज मुझे एमसीक्यू नंबर बता दें। MCQs नंबर हम 230 के ऊपर हैं, ठीक है।
हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर भी हम इसमें करवा लेते हैं, लेकिन जैसे किसी भी कंडीशन के अंदर हमारे पास रेटिकुलोसाइट काउंट रेज्ड आ रहे हैं, ठीक है, और पेरिफेरल स्मीयर के अंदर स्मॉल स्पेरोसाइटोसिस आ रही हैं, ठीक है, तो पूम टेस्ट तो उसका इनिशियली हम करवा लेते हैं, लेकिन आगे फर्दर डायग्नोसिस के लिए रेड ब्लड सेल सर्वाइवल स्टडी करवाते हैं हम उसमें, ठीक है। रफ़ी के अंदर भी यही सीक्वेंस उन्होंने लिखी हुई है इसकी। 231 एज कम्पेयर टू द आर्टीरियल ब्लड, वीनस ब्लड के अंदर हमने क्या बात की कि उसमें क्लोराइड और पीसीबी और बाइकार्बोनेट ज़्यादा होते हैं, लेकिन तीनों अगर सीक्वेंस की बात करें तो पीसीबी ग्रेटर होता है, पैक सेल वॉल्यूम वीनस ब्लड के अंदर ज़्यादा होता है। फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप एंटीजन, तो वो कहाँ होती हैं, दे आर सिक्रेटेड इन द स्लाइवा। मोनोसाइट मैक्रोफेजेस कहाँ से डिराइव होते हैं, बोन मैरो से। नॉर्मल अमाउंट ऑफ आयरन एडल्ट फीमेल के अंदर उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, 2 ग्राम। रिगार्डिंग लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट रेस्ट किस में होती हैं, वायरल इन्फेक्शंस में, ठीक है, और पैरासिटिक इन्फेक्शन में क्या चीज़ रेज्ड होती है, इओसिनोफिल्स काउंट। पल्स ऑक्सीमीटर, अच्छा अब यहाँ एमसीक्यू इसका ऑप्शन दिया हुआ है, कांट डिफरेंशिएट मेथोमोग्लोबिन फ्रॉम द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। इसका क्या मतलब है, जो मेथोमोग्लोबिन होती है ना, इसको हम पल्स ऑक्सीमीटर से इसे हम कैलकुलेट नहीं, इसे डायग्नोसिस नहीं कर सकते, इसके लिए हम को ऑक्सीमीटर यूज़ करते हैं। मेथोमोग्लोबिन के लिए क्या यूज़ करते हैं, को ऑक्सीमीटर। में आपको टाइप भी कर देती हूँ। मैम काइंडली एन के सेल्स का भी बता दें, प्रीवियसली आए हुए हैं काफ़ी सारे एमसीक्यूज में, नेचुरल किलर अच्छा, सेल्स नेचुरल किलर कि सेल्स वो का भी। बेसिकली ये तो ट्यूमर किलर सेल्स होते हैं, और इसकी जो है ना CD आई थिंक 34 है ट्यूमर किलर। ये एक मिनट, ठीक है, पहले हम ये वाला एमसीक्यूज कर लेते हैं। अच्छा, इस एमसीक्यूज का उन्होंने बताया हुआ है कि जो मेथोमोग्लोबिन होती है ना, उससे हम किससे डायग्नोस करते हैं, को ऑक्सीमीटर से, ठीक है, और इसे पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, ठीक है। जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं ना, वो बेसिकली बॉडी के ना मेन होस्ट वाले सेल्स होते हैं, ठीक है, जो सारे एंटी सबके साथ इन्फेक्शंस वगैरह के साथ कॉम्बैट कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये एंटी कैंसर्स के अंदर ज़्यादा, जो ट्यूमर्स के अंदर बेसिकली नेचुरल किलर सेल ज़्यादा आपके यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट। विटामिन के डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द रिएक्शन, तो जो विटामिन के है कि डायरेक्टली क्या कर रहा होता है, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाता है इसमें थ्रोम्बिन के अंदर, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर रहा होता है इसके रिएक्शन के अंदर। टाइप ऑफ एनीमिया, एक्यूट ब्लड लॉस के अंदर क्या हो जाता है, नॉर्मोसिटिक हो जाता है। कंटिन्यूस ट्रांसफ्यूजन फॉर थैलेसीमिया, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, अगर हम मैसिव ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो वो हाइपरकिलीमिया कॉज करवा देगी, अगर मल्टीपल या कंटिन्यूस ट्रांसफ्यूजन होगी तो वो हीमोक्रोमाटोसिस करवा लेगी, और अगर रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन होगी तो हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो जाएगा। डाइक्यूमेरोल का साइड इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो पीटी काउंट है वो इसका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और ब्लीडिंग टेंडेंसी भी इंक्रीज हो जाती है। 241 25-year female patient presented with recurrent venous thrombosis and one episode of pulmonary embolism. Her PT and APTT and BT उसका नॉर्मल है, तो इसमें रिस्क फैक्टर्स का क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का साइड इफेक्ट क्या है कि ये वीनस थ्रोम्बोसिस करवाती हैं, ठीक है, तो अगर वीनस थ्रोम्बोसिस डेवलप हो जाती हैं तो आपने उसकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपने स्टॉप करवा देनी है, ठीक है। ये नेक्स्ट एमसीक्यूज उसका है कि 9-month-old girl was vaccinated 2 weeks back, now present with rash all over the body, fever, CBC रिपोर्ट के अंदर HB उसकी 13 है, वाइट ब्लड सेल्स 6 पे है, डिक्रीज प्लेटलेट्स, यानी कि प्लेटलेट काउंट बेसिकली कम आ रहा है, और प्लेटलेट्स क्या है, मेगा कैरियोसाइट डेवलप हो गए हैं, लार्ज प्लेटलेट्स हो गए हैं, ठीक है, तो वो किसके अंदर आते हैं, ITP के अंदर आते हैं। इसका ना आप याद रखने कि वैक्सीनेटेड होगी, गर्ल की हिस्ट्री होगी और वो वैक्सीनेटेड होगी, और उसमें क्या आ जाएगा, ITP आ जाएगी, ठीक है, इसके आगे एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसके साथ जॉइंट प्लेटलेट है कि मेगा कैरियोसाइट के साथ उसके प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है या स्लाइटली डिक्रीज्ड है, तो उसमें कौन सी आ जाएगी, बर्नेट्स फॉलियर सिंड्रोम आ जाएगी, ठीक है। 243 कहते हैं कि 19-year-old फीमेल ऑफ साउथ ओरिजिन गिव बर्थ एट 35 वीक्स, स्लाइटली हाइड्रोफिक, जो हाइड्रोफिक बेबी होता है वो किसके अंदर होता है, अल्फा थैलेसीमिया टाइप 4 के अंदर,
टाइप 4 के अंदर क्या होता है कि उसमें जो चारों अल्फा उसकी जीन्स होती है ना, चेंज होती है, उसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है। 243 डॉक्टर सहर कौन सा एमसीक्यूज रिपीट करना है? 242 एक डिफरेंस बताया था बर्नार्ड सोलियर का और ठीक है, एक और, तो काइंडली वो वाला रिपीट कर इसकी दें। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है पेज नंबर 537 के ऊपर, ठीक है। अगर एक फीमेल गर्ल आएगी वैक्सीनेशन के साथ और प्लेटलेट काउंट उसका एक्सट्रीमली लो होगा, और जॉइंट सेल्स का मतलब है मेगा कैरियोसाइट्स, एक्सट्रीम लो प्लेटलेट्स वैक्सीनेशन की हिस्ट्री के साथ मेगा कैरियोसाइट्स, तो उसका डायग्नोसिस क्या होगा? आईटीपी होगा। लेकिन अगर मेगा कैरियोसाइट्स के साथ प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है या प्लेटलेट काउंट सिर्फ स्लाइटली डिक्रीज्ड है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, तो आपका डायग्नोसिस क्या होगा? बर्नेट सोलियर सिंड्रोम। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया आपका? ठीक है। जी मैम, थैंक यू। 243 में उन्होंने बात करें कि इसमें हाईलाइट आपने क्या करना है? हाइड्रोफिक, कि ये किस टाइप के अंदर आती हैं? अल्फा थैलेसीमिया की भी जो लास्ट होती है ना, टाइप 4 होती है, उसके अंदर आते हैं। ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट विद पेनफुल लेग अल्सर एंड हैविंग हॉल जॉल बॉडीज, ये किसके अंदर आता है? सिकल सेल एनीमिया के अंदर आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज इन द प्रेगनेंसी, में क्या चीज़ डिक्रीज हो जाती है? एंटीथ्रोमिन 3। अब ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या क्या प्रेगनेंसी के अंदर इंक्रीज क्या होता है? फैक्टर 7, 8, 10, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, फाइब्रिनोजिन, प्लाज्मिनोजिन और अल्फा 2 मैक्रोग्लोबिन। अच्छा, अभी 250 तक मैं आपको कवर करवा लूँ, फिर मैं आपको नमाज ब्रेक देती हूँ। ठीक है, 7 बजे। ठीक है, और सेम क्या क्या चीज़ें रहती हैं? फैक्टर 5, थ्रोमिन 2, थ्रोमिन यानी कि फैक्टर 2, प्रोटीन सी और एंटीथ्रोमिन। ठीक है, और डिक्रीज क्या चीज़ हो जाएंगी? प्रोटीन एस। एंटीथ्रोमिन में फॉल रियरली बट मोस्टली रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बात की कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज इन द प्रेगनेंसी, तो उसमें अगर बाकी सारे ऑप्शंस में देख लेना, अगर प्रोटीन एस आएगा तो आपने उसको प्रेफर करना है। ठीक है, और अगर प्रोटीन एस नहीं है तो आपने एंटीथ्रोमिन को करना है। लेकिन एंटीथ्रोमिन कहते हैं कि बहुत रेयर केसेस में ऐसे होता है कि वो चेंज हो, लेकिन वो रिमेन अनचेंज्ड ही रहती है। ठीक है, इसका निमोनिक मैंने ऐसा कोई निमोनिक नहीं बनाया हुआ था, अगर आप में से किसी ने इसका निमोनिक बनाया है तो वो शेयर कर दें बाकी सबके साथ। ठीक है। फीमेल पेशेंट विद रूमेटिक फीवर टेकिंग मेथोट्रेक्सेट डेवलप मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, तो वो कैसे करती है? उसमें फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसलिए रूमेटिक फीवर में आप मेथोट्रेक्सेट के साथ फोलिक एसिड भी ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ए सेलर मैन प्रेजेंट विद फीवर रैश ऑन एल्बो जनरलाइज सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, टीएलसी उसकी सेम है। ठीक है, तो जब भी सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी डेवलप हो जाए रैश के साथ, फीवर के साथ और एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस हो जाए, तो क्या होगा? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का सारा सिनेरियो है। 248 गर्ल comes with increased fatigability, increased pigmentation on all the body, splenomegaly, HB 8.1 है, MCV 58 है, फेरेटिन जो है उसकी रेज्ड है, 2000 पे है। फेरेटिन का नॉर्मल लेवल कितना होता है? तो एब्सोल्यूट मैनेजमेंट उसकी क्या करवाएंगे? डिफेरोक्सामिन दे देंगे उसे। फेरेटिन का नॉर्मल लेवल, हाँ जी, 150 या 200 तक। ठीक है, 100, 150, 150 तक आप कह सकते हैं। हेरिडिटी स्पिरोसाइटोसिस के अंदर किस चीज़ में डिफेक्ट आता है? साइटोस्केलेटन में डिफॉर्मिटी आ जाती है। ए चाइल्ड हैज़ हिस्ट्री ऑफ पाइका, पाइका के अंदर किसकी हिस्ट्री आ जाती है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। ठीक है, अब हमने 250 एमसीक्यूज कर लिए हैं। अब मैं आपको 10 मिनट का नमाज ब्रेक दे देती हूँ। ठीक है, 7:10 से ऑनवर्ड्स बस मैंने आपको आज 50 एमसीक्यूज कवर करवाने हैं, और ठीक है 300 एमसीक्यूज हम कर लेंगे कवर। ठीक है, बस आधा नमाज ब्रेक के बाद हाफ एन आवर तक इसका और लगेगा। ठीक है, तो 7:10 के बाद हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट में आपको 300 खुद ही कर लेंगे। नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज करवा दूँ मैं आपको। अच्छा, फिर 15 मिनट्स, ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा 20 मिनट्स के बाद ना फिर बाकी सब ने बाकी काम भी होते हैं ना। ठीक है, तो फिर ऐसे क्लास बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। बस 15 मिनट्स आई थिंक एनफ है, तो आप कोशिश करें कि 7:10 तक की 10 मिनट में नमाज पढ़ लेते हैं सब। ठीक है, बाकी एक्टिविटीज़ हम जल्दी से क्लास, हम 50 एमसीक्यूज ही मैंने आपको करवाने हैं, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आज बस 300 तक करने हैं। ठीक है, तो अभी मैम 6:57 कल भी हुआ है। क्लास होगी? कल होगी, कल नेक्स्ट भी आपके क्लास? कल भी होगी। नेक्स्ट 200 एमसीक्यूज मैं आपको कल करवाऊंगी ना।
आज मैंने आपको 300 तक करवाने हैं इसके, ठीक है? तो अभी आपके पास 14 मिनट्स हैं, ठीक है? 7-10 के ऊपर हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे 50 एमसीक्यूज़, 300 तक मैंने आपको कंटिन्यू करवाने हैं, ठीक है? वो मैं आपको जल्दी से करवा दूँगी आधे घंटे में। मैडम just before the break मैं सबकी तरफ से I just want to say that you are doing a great job and we are very thankful to you. आपकी मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आई, डॉक्टर सहर क्या कह रही हैं? आप टाइप कर दें। I was just thanking you कि अपना time spare करके you are doing a great job ओके, और थैंक you are यू, making थैंक यू। things easy for all of us. So a lot of prayers for you. 600 एमसीक्यूज़ यहाँ 506 तक नहीं है, एक मिनट मुझे चेक कर लेने दें। सिक्स 600 हैं, चलें फिर नेक्स्ट 300, आज तो 300 हम कंप्लीट कर लेना ताकि मैं आपको नेक्स्ट जो है 300 फिर में हम कल कर लेंगे, ठीक है? अब 6, 7, 10 तक आपके पास टाइम है ताकि नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज़ मैं आप सबको कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है? 10 मिनट में। चलें ठीक है, यहीं पे क्लास एंड करते हैं, 7-10 पे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।